उत्तराखंड बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार है। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 का एक जो वोकेशनल सब्जेक्ट है हाई स्कूल का, जिसमें कि ITES जिसका कोड 052 है, इसके सिलेबस को हम यहाँ पर देखेंगे और पेपर के पैटर्न को इस वीडियो में हम देखेंगे। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला ये पेपर है। कुछ बच्चों के द्वारा बार बार मैसेज किया जा रहा था कि इस पे भी आप एक वीडियो लाइए, इसका सिलेबस हमें बताइए। तो बच्चों, आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मित्रों, ये जो आपका पेपर है, टोटल मार्क्स इसका जो सब्जेक्ट का वो 100 है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो 30 नंबर की आती है। 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर का इसमें इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो ये यहाँ से ये कक्षा 10 का कक्षा 10 का जो है सिलेबस है। तो यहाँ पर ये सब पार्ट ए इसका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT स्किल्स है, और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है, और ग्रीन स्किल्स है। ये आपका पार्ट ए में है, जो कि 8 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और पार्ट बी जो है आपका 22 नंबर का। ये पार्ट बी ज़्यादा बड़ा है, ये 22 नंबर का पूछा जाएगा वोकेशनल स्किल्स में, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस वाला है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज का है, और इसमें मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका पार्ट ए 8 नंबर का हो गया और पार्ट बी आपका 22 नंबर का हो गया। इस तरह से 30 नंबर की थ्योरी रहेगी। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी इसको दिखा देता हूँ। ये आपका कक्षा 10 का डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला ये पार्ट, आप जैसे कि मैंने बताया, थ्योरी 100 नंबर की, 30 नंबर जो पेपर 100 नंबर का, थ्योरी 30 नंबर की, 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है आपका। आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर, प्रैक्टिकल 50 नंबर। पार्ट ए जो मैंने इंग्लिश में बताया, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल, ये 8 नंबर का इससे पूछा जाएगा। इसमें संचार कौशल, आत्म प्रबंधन कौशल, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में जो है 22 नंबर का, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें उन्नत डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अंत में आपको स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण को बनाए रखना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पिछले वर्ष 2025 का ITES का थ्योरी का पेपर है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इस पेपर में बताया गया है कि खंड जो फर्स्ट है उसमें 5 प्रश्न, और खंड सेकंड में आपका 13 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और 1 अंक वाले जो प्रश्न है उनका 10 से 20 शब्द में उत्तर देना है। 2 अंक वाले जो प्रश्न है उनका 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। 3 अंकों वालों का 100 से 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अब इस पेपर का जो सेक्शन 1 है उसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा, उसको आंसर हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा। जो क्योंकि कोयला खत्म हो सकता है, लकड़ी खत्म हो सकती है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, लेकिन अक्षय ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में प्रेरणा के प्रकार पूछा है, मतलब मोटिवेशन के टाइप कौन से हैं। तो इसमें बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, ये दोनों होता है। तो इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा, दोनों ही प्रेरणा, फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला, ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि एक उद्यमी में कौन से 2 प्रमुख गुण होने चाहिए। तो जो उद्यमी है उसको नया काम शुरू करने का साहस उसमें होना चाहिए, जोखिम उठाना, रिस्क उठाना का साहस उसमें होना चाहिए, एक तो ये। दूसरा है कि इनोवेशन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, नया कुछ करने की, समस्याओं के नए समाधान खोजना
उसको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईसीटी से आप क्या समझते हैं? क्या होता है आईसीटी? आईसीटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह तकनीक हमें जानकारी को डिजिटल रूप में बनाने, सहेजने और भेजने में मदद करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की देखभाल और रख रखाव आप कैसे करेंगे कंप्यूटर को? तो कंप्यूटर की देखभाल आप कैसे करेंगे? धूल से उसे बचाएंगे, एंटीवायरस का उसमें प्रयोग करेंगे, कीबोर्ड माउस को नियमित रूप से आप साफ करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन दिया है कि मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक मौखिक मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ये तो बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, वो होता है मौखिक संचार। तो बोलकर जब हम अपनी बात, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो ये क्या है? जो सामने सामने बोलकर बात पहुंचाई जाती है, तो अपनी बात बोलकर किसी को पहुंचाना मतलब आपका मौखिक संचार हुआ। ठीक है ना? अब इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि यह सीधा और तेज होता है, तुरंत फीडबैक इससे मिलता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसका लिखित रिकॉर्ड नहीं होता और शब्दों के गलत अर्थ भी दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है डीबीएमएस? तो इसमें एमएस जो एक्सेल है, वो वाला, पहले वाला एमएस एक्सेल, ये जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि लाइबर ऑफिस राइटर दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होगा? तो इसका डिफ़ॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट जो होता है इसका, वो डॉट ओडीटी, मतलब ये वाला सही होगा, थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईटी सेक्टर में एक सामान्य स्वास्थ्य जोखिम है? तो कौन सा है? रिपीटिटिव स्ट्रेन इंजरी, RSI, ये वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैल्क में क्या होता है? फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये इज इक्वल टू का, ये प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखें। तो ये वाला सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? तो आप कैसे रोक सकते हैं लिखिएगा। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ सेल से क्या मतलब है? मतलब रेंज ऑफ सेल से क्या मतलब है? तो सेल के एक समूह या ब्लॉक को सेल रेंज कहते हैं। कोई जो सेल होते कंप्यूटर पे, जैसे A1 और B10 या BO, इस तरह से कुछ भी है, तो वो सेल का एक सेल रेंज कहलाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज कर दिया मेल, क्या हुआ है? एक ही पत्र को, एक ही लेटर को एक साथ कई लोगों को, प्राप्तकर्ताओं को उनके नाम और पते के साथ भेजने की जो सुविधा है, वो मेल मर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज क्रॉपिंग और रीसाइजिंग क्या होता है? इमेज को क्रॉपिंग सब जानते हैं, फोटो को के अनचाहे हिस्सों को काटकर अलग करना, मतलब जो सही सही हिस्सा है उसको रखना और बाकी हिस्से को हटा देना, क्रॉपिंग है। और रीसाइजिंग क्या है? तो रीसाइजिंग है कि फोटो की आपकी क्वालिटी जो है उसको बदले बिना उसके आकार, लंबाई, चौड़ाई को कम या ज्यादा करना, वो रीसाइजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि लिब्रे कैक में मैक्रो का क्या कार्य है, वो बताना है। तो लिब्रे ऑफिस कैक में मैक्रो एक बहुत ही उपयोगी टूल है। इसका मुख्य कार्य बार बार जो हम कार्य करते हैं उसमें रिपीटिटिव टास्क को ऑटोमेटिक करना है। तो इसके जो अब इसके इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि समय की बचत हो जाती है। यदि आपको रोज एक ही तरह की फॉर्मेटिंग या कैलकुलेशन करनी है, तो आप मैक्रो में उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगली बार वह काम सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगा। और गलतियों में कमी होगी। जब हम मैनुअल रूप से बार बार डेटा टाइप या फॉर्मेट करते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन मैक्रो रिकॉर्ड किए गए स्टेप्स को बिल्कुल वैसा ही दोहराता है जिससे मानवीय गलतियां नहीं होती। फिर स्टेप को रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। मैक्रो आपके द्वारा की गई कीबोर्ड माउस की जो भी आपकी गतिविधियां हैं, तो जैसे कि फ़ॉन्ट बदलना, फॉर्मूला लगाना, सेल का रंग बदलना,
ये सब सेव हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो हमारी कैलकुलेशन है, जो बड़ी लंबी कठिन कैलकुलेशन है, वो एक बार मैक्रो में सेट करने के बाद उन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर क्वेश्चन है कि ये डेटाबेस को परिभाषित करना है, डेटाबेस को डिफाइन करना है। डेटाबेस तो सूचनाओं या रिकॉर्ड का एक व्यवस्थित संग्रह, ताकि उन्हें आसानी से प्रबंधित किया जा सके, यूज किया जा सके, वो डेटाबेस है। अब इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया है कि कंसोलिडेट फंक्शन क्या है। तो अलग अलग सीट के डेटा को इकट्ठा करके एक जगह उसको समराइज करना, वो कहलाता है कंसोलिडेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गोल सीक क्या है। गोल सीक फंक्शन का उपयोग दिखाने के लिए चरण बताना है। तो चरण आप बताइए, इसको पढ़ लीजिएगा। गोल सीक, जब हमें परिणाम यानी कि रिजल्ट का तो पता हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक हम इनपुट मान ज्ञात करना हो, तो गोल सीक का उपयोग करते हैं। तो इसको पढ़िएगा आप। और गोल सीक का ये फायदा है कि इससे जानकारी को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट को परिभाषित कीजिए। तो जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट एक पहले से तैयार किया गया, मतलब प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें खास तरह की फॉर्मेटिंग स्टाइल और लेआउट पहले से सेट होते हैं। तो सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि यह एक सांचे की तरह है। यदि आपको बार बार एक ही तरह का लेटर, बायोडाटा या रिपोर्ट बनानी है, तो आप हर बार जीरो से शुरू करने के बजाय टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोफेशनल दिखता है। तो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसको आप पढ़िएगा अच्छी तरह से। जो मैं ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्लियरिटी में थोड़ा कमी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियरिटी की कमी है। तो ये जो मुझे पेपर मिला है वेबसाइट से, थोड़ा सा क्लियरिटी की कमी है इसमें। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है और इसका उपयोग, एक्सटेंशन लिखिए। तो जो यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण या गणनाओं के लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है। जैसे कि आप बजट बनाना या चार्ट तैयार करना कुछ, तो इस तरह से हो सकता है। और इसका जो एक्सटेंशन आप इस तरह से .ods इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो इसमें अथवा करके ये वाला आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो ये वाला कीजिए। आईटी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो आईटी कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपका जो है हार्डवेयर जो है वो बहुत जरूरी है। हार्डवेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भौतिक उपकरण है जिसके बिना कार्य संभव ही नहीं है। हार्डवेयर में जैसे कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर हैं। उसके साथ ही जब हार्डवेयर की है, तो आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर, ये वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को निर्देश देते हैं कि क्या काम करना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज वगैरह, ऑफिस सूट जिसको आप लिब्रे ऑफिस बोलते हैं, और आपकी कुछ खास एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वो सब इसमें आते हैं। अगला जो आपको जरूरी संसाधन वो कौन सा हो सकता है? नेटवर्क, इंटरनेट। अगर आपका नेटवर्क नहीं है आपके पास, तो आपका काम हो ही नहीं सकता। और इंटरनेट भी आपका जो है, इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूचनाओं को आपको किसी को के साथ शेयर करना है या ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक आपको इंटरनेट कनेक्शन, राउटर जैसे उपकरण की आपको ज़रूरत हो सकती है। अगला, मनुष्य के बिना तो ज़रूरी नहीं कि काम हो ही जाए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत ज़रूरी है। तो तकनीकी कार्यों को करने के लिए कुशल लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि डेटा एंट्री, ऑपरेटर, प्रोग्राम सिस्टम। और उसके लिए ही तो ये पेपर हो रहा है कि उसी की तो हम तैयारी कर रहे हैं पेपर को देने की। आगे है डेटा।
डेटा आपके पास होना चाहिए। डेटा के बिना काम नहीं चलेगा। बिना जानकारी या डेटा के आईटी सिस्टम का उपयोग नहीं हो सकता। सही और सुरक्षित डेटा ही आईटी का आधार है। और अगली बात, आपको पावर सप्लाई के बिना तो आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा। बिजली, पावर सप्लाई, आपको बिजली की जो ज़रूरत है वो आपको बहुत ज़रूरी है। पावर सप्लाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपको यूपीएस, बिजली का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेटा आपका नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जो हार्डवेयर है वो शरीर की तरह है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा की तरह है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बच्चों, ये था आपके आईटीईएस पेपर का संपूर्ण समाधान, और आपको सिलेबस की जानकारी भी यहाँ से मिल गई होगी। आशा करता हूँ जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया वो मेरा प्रयास आपकी बेहतर काम में आ सकेगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।